नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29, धारा 30 एवं धारा 31 के संदर्भ में। दोस्तों, धारा 29 में समितियों के बारे में वर्णन किया गया है, कमेटीज़। अगर आप लोगों ने अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया पहले आप बेयर एक्ट ले आइए और उसमें से धारा 29 खोल लीजिए। अब हम पहले बेयर एक्ट से पढ़ेंगे और फिर बाद में इसको समझेंगे। इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी समिति या समितियां जैसी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएं, ग्राम पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के संपादन में उसकी सहायता करने के लिए संगठित करेगी और ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी शक्तियां या कृत्य प्रतिनिधित्व कर सकती है जैसा यह उचित समझे। तो इसमें क्या बात कह रहे हैं, आपकी क्या समझ में आया? देखिए, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूं। इसमें यह कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी समिति संगठित करेगी जो कि उसके कार्यों को पूरा करने में सहायता कर सके। ठीक है, समितियां कौन बनाएगी? ग्राम पंचायत। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी समितियां जो ग्राम पंचायत के सारे या सारे नहीं तो कुछ कामों को पूरा करे और उनकी सहायता करे, उनको संगठित करेगी, उनका निर्माण करेगी और ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी शक्तियां दे देगी जैसा वो उचित समझे। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 1 के अधीन संगठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और 6 अन्य सदस्य होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से नियत रीति से निर्वाचित किए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक समिति में एक सभापति होगा और 6 सदस्य होंगे। आप 1+6 याद रखिएगा। ठीक है, ये जो सभापति और सदस्य होंगे ये ग्राम पंचायत के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे। आगे इसमें एक प्रतिबंध कह रहा है। प्रतिबंध ये है कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्गों का एक सदस्य होगा। यानी कि प्रत्येक समिति में एक महिला सदस्य होगी, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा और एक पिछड़ा वर्ग का सदस्य होगा। ठीक है, अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि प्रधान या ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य किसी ऐसी समिति का सभापति होगा। यानी कि राज्य सरकार ये निर्देश दे सकती है कि प्रधान या कोई सदस्य इस समिति का सभापति होगा। ठीक है, अब आते हैं धारा 30 पर। धारा 30 में ज्वाइंट कमेटी यानी कि संयुक्त समिति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसकी उपधारा 1 पढ़ते हैं। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो नियत किए जाएं, 2 या अधिक ग्राम पंचायतें किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजन से जिसमें वे संयुक्त रूप से अभिरुचि रखती हों, ऐसी संयुक्त समिति नियुक्त करने हेतु जिसमें उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हों, लिखित द्वारा सम्मिलित हो सकती हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें किसी कार्य को करने के उद्देश्य से जिसमें वो ज्वाइंटली इंटरेस्टेड हैं, ऐसी संयुक्त समिति नियुक्त करने के लिए उसमें सम्मिलित हो सकती हैं। एक ज्वाइंट कमेटी बन गई। ज्वाइंट कमेटी में 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतों ने मिलकर जो किसी एक उद्देश्य के लिए आपस में एक हो गई हैं, जिस उद्देश्य में उनकी रुचि है। आगे कह रहे हैं, किसी संयुक्त कार्य के निर्माण तथा अनुरक्षण के संबंध में ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बंधनकारी कोई योजना तैयार करने के लिए और उस शक्ति के संबंध में जिसका किसी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजना के संबंध में प्रयोग किया जाए
उन शर्तों पर जिन्हें आरोपित करना वे उचित समझें, ऐसी समिति को शक्ति प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। तो इसके खंड का में खाली इतनी सी बात कह रहे हैं दोस्तों कि किसी संयुक्त कार्य के निर्माण तथा अनुरक्षण करने के संबंध में बंधनकारी कोई योजना तैयार करने के लिए समिति को शक्ति प्रतिनिधित्व कर सकती है। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डेलीगेट टू सच कमेटी पावर, यानी कि ऐसी कमेटी को पावर डेलीगेट कर सकती है विद सच कंडीशंस एज दे मे थिंक प्रॉपर टू इम्पोज। टू फ्रेम एनी स्कीम बाइंडिंग ऑन ईच ग्राम पंचायत, यानी कि ऐसी स्कीम फ्रेम करने के लिए जो बाइंडिंग हो ईच ग्राम पंचायत पे। एज टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी जॉइंट वर्क एंड एज टू द पावर विच मे बी एक्सरसाइज्ड बाय एनी सच ग्राम पंचायत इन रिलेशन टू सच स्कीम। यानी कि सीधी सी बात यह है किसी संयुक्त कार्य के निर्माण के लिए या कोई योजना तैयार करने के लिए, ठीक है, ऐसी समिति को शक्ति प्रतिनिधित्व कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। आगे खंड खा में कह रहे हैं ऐसी समिति के बने रहने, उनके सदस्यों के कार्यकाल और कार्यवाहियां तथा पत्र व्यवहार करने के ढंग के संबंध में नियम बना सकती हैं या उन्हें परिष्कृत कर सकती हैं। यानी कि संयुक्त समितियां ऐसी समिति के बने रहने, उसके सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में और कार्यवाहियां तथा पत्र व्यवहार करने के ढंग के संबंध में नियम बना सकती हैं। ठीक है। इसके आगे उपधारा 2 में कह रहे हैं इस धारा के अधीन कार्य करते हुए ग्राम पंचायतों में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसे नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि अगर इस धारा के अंतर्गत जो संयुक्त समिति की धारा है, इस धारा के अंतर्गत कार्य करते हुए ग्राम पंचायतों में आपस में कोई डिफरेंस हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर वो डिस्प्यूट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रेफर किया जाएगा और वो उस पर निर्णय देंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। आगे उपधारा 3 में कह रहे हैं यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निर्देश दे तो 2 या अधिक उससे अधिक ग्राम पंचायतें धारा 15 और 16 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिए इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेंगी। यानी कि अगर नियत प्राधिकारी निर्देश दे देता है तो 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें धारा 15 और 16 में जो विनिर्दिष्ट कृत्य हैं उनको संयुक्त रूप से करने के लिए इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त कर सकती हैं। यानी कि नियत प्राधिकारी निर्देश दे तो 2 या 2 से अधिक ग्राम पंचायतें संयुक्त समिति नियुक्त कर देंगी। किस उद्देश्य से? धारा 15 और 16 में जो विनिर्दिष्ट कार्य हैं उनको संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए। दोस्तों इसके पश्चात धारा 31 दी गई है। ये धारा 31 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 1994 द्वारा लोपित कर दी गई है, ओमिटेड बाय यूपी एक्ट नंबर 9 ऑफ 1994। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।